नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का सिलसिला। पश्चिम बंगाल के तृणमूल नेता शेख शाहजहां के घर छापामारी करने गई ईडी की टीम पर हुआ हमला। हमले में ईडी के 3 अधिकारियों को गंभीर चोटें आई। उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में छापेमारी के दौरान ईडी की टीम पर हुआ हमला। राशन वितरण घोटाले की जांच के संबंध में की जा रही थी कार्रवाई। पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गृह सचिव और राज्य के पुलिस महानिदेशक को तलब किया। कहा यह एक चिंताजनक और निंदनीय घटना है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कोलकाता में अस्पताल जाकर घायल अधिकारियों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख सुकान मजूमदार ने ईडी टीम पर हुए हमले की जांच एनआईए से कराने की मांग की। सुकान मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को इसके संबंध में एक पत्र लिखा। वहीं भाजपा ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी के राज में बंगाल जंगल राज का पर्याय बन चुका है। भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि ममता अराजकता की मूर्ति हो गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री निश्चित प्रामाणिक ने घटना की आलोचना करते हुए कहा, जब कोई केंद्रीय जांच एजेंसी ड्यूटी पर होती है, सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, ममता बनर्जी को बंगाल में लगता है कि वो जो चाहेंगी वही होगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख सुकान मजूमदार ने कहा, ईडी पर हमला यह दिखाता है कि रोहिंग्या राज्य में कानून व्यवस्था के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में ईडी टीम पर हुए हमले पर भाजपा सांसद लोकेश चटर्जी ने कहा, आज पश्चिम बंगाल के लिए काला दिन। एनआईए को इस घटना की जांच करनी चाहिए और आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार को घेरा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज दिल्ली में एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किया। इस मौके पर एनसीसी कैडेट्स ने उपराष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एनसीसी ने कई अभियानों में अपनी अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने एनसीसी कैडेट्स को देश के युवाओं के लिए आदर्श बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के वार्षिक अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित किया। कहा, विकसित भारत का संकल्प लेकर भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत निर्माण के लिए संकल्पित। भाजपा अध्यक्ष ने सोलन में रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जुटे। भाजपा अध्यक्ष ने हजारों की संख्या में खड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने और इसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर भारत और गुयाना के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति दी। कैबिनेट ने मिशन शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे के सहयोग के लिए भारत और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक संयुक्त लघु उपग्रह के विकास में सहयोग से संबंधित इसरो और मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। कैबिनेट ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी को 2021-26 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने को मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नेपाल में शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति के क्षेत्र में 59 पुनर्निर्माण परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केंद्रीय पुस्तकालय की नई इमारत भी शामिल है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पिछले वर्ष भूकंप से प्रभावित नेपाल के जिले में मूलभूत संरचना पुनर्निर्माण के लिए भारत $5 करोड़ की एक वित्तीय सहायता देगा। परीक्षा पे चर्चा 2024 के 7वें संस्करण के लिए अब तक माईगोव पोर्टल पर 1 करोड़ से अधिक पंजीकरण दर्ज किए गए। देश भर के छात्र कार्यक्रम में भाग लेने और प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक।
विकसित भारत संकल्प यात्रा की बड़ी उपलब्धि, नागरिक भागीदारी 10 करोड़ के पार हुई। यात्रा के प्रति असाधारण जन समर्थन देखने को मिला। जयपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा पर राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ हर घर तक केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन JJM ने आज 14 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन को पार कर लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद भवन परिसर में रिपब्लिक ऑफ बुल्गारिया की नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट के नेतृत्व में भारत के दौरे पर आए संसदीय शिष्टमंडल के साथ बैठक की। लोकसभा अध्यक्ष ने संविधान सदन में आयोजित पंचायत से पार्लियामेंट तक कार्यक्रम में देश भर से आई ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के महिला जनप्रतिनिधियों से भी संवाद किया। गुजरात में 4,600 किलो का ध्वजदंड अयोध्या के लिए हुआ रवाना। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राम मंदिर के लिए पीतल से बना ध्वजदंड अहमदाबाद से अयोध्या के लिए ट्रक को रवाना किया। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी को भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र दिया गया। आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से निमंत्रण कार्ड सौंपा। निमंत्रण लेकर इकबाल अंसारी ने कहा कि मुझे खुशी है कि भगवान राम की मूर्ति स्थापित होने जा रही है। अयोध्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सद्भाव की भूमि। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग के स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वैज्ञानिक अनुसंधान में उद्योग जगत की भी भागीदारी होनी चाहिए और बाजार की जरूरतों के मुताबिक अनुसंधान होने चाहिए। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने इस मौके पर कहा कि भारत नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश के युवाओं को भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को पहचानने का अवसर मिलेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में होलिस्टिक हेल्थ केयर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल पर होने वाले प्री समिट में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सचिवालय स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भवन सभागार में आयुष और परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के श्री राम को लेकर दिए गए विवादित बयान पर महाराष्ट्र की भाजपा विधायक राम कदम ने कहा, भगवान राम के खिलाफ अनाप शनाप बोलने वालों पर महाराष्ट्र की सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। इसरो का सौर मिशन आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार। कल आदित्य L1 को अपनी अंतिम कक्षा में स्थापित किया जाएगा। दिल्ली पुलिस परिवार कल्याण सोसाइटी के द्वारा विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए थेरेपी सेंटर स्मिता का शुक्रवार को राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में उद्घाटन किया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और राज्य मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने आज वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। आम आदमी पार्टी द्वारा राज्यसभा के लिए नामांकित किए जाने के बाद दिल्ली महिला आयोग प्रमुख स्वाति मालीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया। स्वाति मालीवाल ने कहा कि दिल्ली महिला आयोग ने पिछले 8 वर्षों में बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने कहा कि आयोग ने 1,70,000 शिकायतों पर काम किया। गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की तैयारी जारी है। शहर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में आज सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी जारी। शीतलहर और सर्द हवाओं ने लोगों को किया परेशान। घने कोहरे के कारण कई ट्रेनों के परिचालन पर भी असर पड़ा। लंबी दूरी की कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से काफी देरी से चल रही हैं। श्रीनगर में भी शीतलहर का कहर जारी। प्रसिद्ध डल झील बर्फ से जमी तापमान गिरकर -3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों पर बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया।
शिमला स्थित 5 स्टार होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल हिमाचल सरकार को लंबी अदालती लड़ाई के बाद मिलने जा रहा है। ओबेरॉय ग्रुप के पास छराबड़ा में बने इस होटल का कब्जा नहीं रहेगा। कोयला मंत्रालय द्वारा आवंटित 6 वाणिज्यिक खदानों ने कोयला उत्पादन शुरू कर दिया। अन्य 3 खदानें भी कुछ महीनों में शुरू करेंगी उत्पादन। 3 साल पहले शुरू नीलामी के तहत अब तक 91 खदानों की सफलतापूर्वक की जा चुकी है। शेयर बाजार में लगातार तेजी बरकरार। सेंसेक्स 179 अंकों की उछाल के साथ 72,026 अंकों पर बंद। सॉफ्टवेयर, आईटी, कपड़ा उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विभागों ने दर्ज की भारी बढ़त। निफ्टी हरे निशान पर हुआ बंद। 52 अंकों की उछाल के साथ 21,710 अंकों पर बंद हुआ निफ्टी। कपड़ा उद्योग, एफएमसीजी, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई सेक्टर्स में देखी गई बढ़त। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त के बावजूद घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम आज स्थिर रहे। दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपए प्रति लीटर रहा और डीजल 89.62 रुपए प्रति लीटर। संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं रिपोर्ट में भारत की वृद्धि दर 2024 में 6.2% रहने का अनुमान। देश में बढ़ी रही घरेलू मांग के साथ विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में तीव्र बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे बढ़कर 83.16 पर बंद हुआ। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशों में मजबूत ग्रीनबैक ने देश को होने वाले लाभ को सीमित कर दिया। गेल इंडिया लिमिटेड और वैश्विक कमोडिटी व्यापारी विटोल एशिया के बीच डील हुई साइन। साल 2026 से आगामी 10 वर्षों के लिए लगभग 10 लाख मीट्रिक टन एलएनजी खरीदने के लिए हुआ समझौता। सोना हुआ 100 रुपये सस्ता। 63,450 रुपयों पर पहुंचा सोना। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच देश में सोने के दाम घटे हैं। वहीं चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया। भुगतान प्लेटफॉर्म मोबीक्विक ने आईपीओ लॉन्च करने के लिए फिर से सेबी के पास अपने कागजात दाखिल किए। कंपनी की योजना आईपीओ इश्यू के जरिए 700 करोड़ जुटाने की है। भारतीय रिजर्व बैंक आज 34,000 करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड की नीलामी करेगा। नीलामी एक समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके आयोजित की जाएगी। वर्ष 2013-14 की तुलना में 2023 में राष्ट्रीय राजमार्ग में तकरीबन 60% का इजाफा। यानी 2014 में जहां नेशनल हाईवे 91,287 किलोमीटर थी, तो वहीं 2023 में यह आंकड़ा 1,46,145 हो चुका है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार 7वें हफ्ते हुआ इजाफा। विदेशी मुद्रा भंडार 2.8 अरब डॉलर बढ़कर 623.2 अरब डॉलर हुआ। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में एक जहाज के अपहरण के प्रयास को नाकाम कर दिया। उत्तरी अरब सागर में एमवी लीला नॉरफॉक जहाज के अपहरण के प्रयास की सूचना मिलते ही भारतीय नौसेना तुरंत हरकत में आई। 21 लोगों को इसमें बचाया गया, जिसमें 15 भारतीय शामिल थे। इजरायल हमास की जमीनी जंग के साथ जुबानी जंग भी जारी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास का सफाया करने के लक्ष्य को दोहराया है। इसी के साथ बंधकों की रिहाई को बताया अपनी प्राथमिकता। हमास भी कर रहा है इजरायली सेना पर हमलों का दावा। हमास ने वीडियो जारी कर इजरायली टैंकों को निशाना बनाने का दावा किया। बांग्लादेश में रविवार को होने जा रहे आम चुनाव से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। इस बीच कई अल्पसंख्यक नेताओं ने चुनाव से पहले और बाद में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग की। उत्तर कोरिया द्वारा एक दक्षिण कोरियाई द्वीप की तरफ गोले दागे जाने के बाद कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बहुत बढ़ गया। उत्तर कोरिया की इस कार्रवाई के जवाब में दक्षिण कोरिया ने बड़े हथियारों के साथ सैन्य अभ्यास किया है। दक्षिण कोरिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने योनप्योंग द्वीप पर 2 घंटे तक लगातार गोले दागे। इस दौरान लगभग 200 गोले दागे गए। जापान में 1 जनवरी को आए भूकंप के बाद राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी। अभी भी लगभग 250 लोग मलबे के नीचे दबे हुए, जिनकी तलाश की जा रही है। एक बार फिर से गोलियों की गूंज से दहल उठा अमेरिका। आयोवा प्रांत के एक स्कूल में 17 वर्षीय छात्र ने गोलीबारी की, जिसमें 6ठी कक्षा की एक छात्रा की मौत हो गई और अन्य लोग घायल हो गए। रूस यूक्रेन जंग की आग नहीं ले रही ठंडा होने का नाम। रूस का दावा, नष्ट किए कई यूक्रेनी लड़ाकू विमान।
यूक्रेनी पक्ष के हमलों का दिया रूस ने जवाब। आईएजी के स्वामित्व वाली इबेरिया एयरलाइंस के ग्राउंड स्टाफ ने स्पेनिश हवाई अड्डों पर 4 दिवसीय हड़ताल शुरू की। यूनियनों और कंपनी के बीच बातचीत विफल होने के बाद देश में सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ी। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व पैरालंपिक स्टार ऑस्कर पिस्टोरियस को अपनी प्रेमिका की हत्या के मामले में लगभग 11 साल बाद पैरोल पर रिहा किया गया। जर्मन विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक ने कहा कि इजरायल के अस्तित्व और सुरक्षा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन संघर्ष में अधिक मानवीय विराम का आह्वान किया और कहा कि बाद में क्षेत्र पर कोई कब्जा नहीं होना चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज ड्रॉ करने के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहले नंबर पर पहुंच गई है। दीव मलाला ऑडिटोरियम में मेरा युवा भारत की थीम पर युवा सांसद संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी शामिल हुए। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी। प्रतियोगिता के पुरुष युगल में भारत के यूकी भांबरी और नीदरलैंड के रॉबिन हास की जोड़ी ने सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का किया। भारतीय नीदरलैंड जोड़ी क्वार्टर फाइनल में मैच में अमेरिकी जोड़ी को हराकर अंतिम 4 में जगह बनाने में सफल रही। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल स्पर्धा में रूस के 39वीं रैंकिंग वाले रोमन सेफियोलिन ने जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेफियोलिन ने क्वार्टर फाइनल में मैच में इटली के मटेओ अर्नाल्डी को 7-6, 6-2 के अंतर से हराया। पुरुष एकल के एक अन्य क्वार्टर फाइनल में जीत दर्ज करते हुए डेनमार्क के होल्गर रूने सेमीफाइनल में पहुंच गए। रूने ने क्वार्टर फाइनल में मैच में ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी जेम्स डकवर्थ को 6-2, 7-6 के अंतर से हराया। बुल्गारिया के टेनिस खिलाड़ी ग्रिगोर दिमित्रोव ने ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। एलेना रैबाकिना ब्रिस्बेन इंटरनेशनल की महिला एकल के सेमीफाइनल में पहुंची। रैबाकिना को क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में वॉकओवर मिला। विक्टोरिया अजारेंका ने ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के महिला एकल के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। बेलारूस की अरियाना संबालेंका ने ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के महिला एकल के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। कोको गॉफ ने ऑकलैंड टेनिस क्लासिक के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। कोको गॉफ ने वारवरा ग्रिचेवा को 6-1, 6-1 से हराया। तेलुगु सिनेमा के मशहूर कलाकार टोटेमपुरी गोपीचंद की फिल्म भीमा का ट्रेलर हुआ लॉन्च। फिल्म सिनेमाघरों में 16 फरवरी को देगी दस्तक। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के जीवन पर आधारित फिल्म यात्रा 2 का टीजर हुआ लॉन्च। इस फिल्म में मामुट्टी मुख्य किरदार में नजर आएंगे। तेलुगु सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म को सिनेमाघरों में देखने के लिए फैंस को करना होगा थोड़ा और इंतजार। रवि तेजा की आगामी फिल्म ईगल 12 जनवरी की जगह 9 फरवरी को देगी सिनेमाघरों में दस्तक। दक्षिण कोरिया के सेंसेशनल के-पॉप बैंड बीटीएस को प्रसिद्ध टाइडल वेब कॉमिक्स से मिली विशेष सराहना। ये 22 पेज की कॉमिक्स फेम श्रृंखला का हिस्सा है, जो कि दुनिया भर के मशहूर संगीत आइकन्स के सफर पर आधारित कॉमिक्स छापता है। कॉलिंग सहमत किताब के लेखक हरिंदर सिक्का ने वकील और उद्यमी तरुण महर्षि के पहले उपन्यास द पोर्ट्रेट ऑफ ए सीक्रेट की फिल्म अधिकारों को खरीद लिया। देशभक्ति पर आधारित इस किताब के स्क्रीन रूपांतरण के लिए साथ काम कर रहे हैं सिक्का और महर्षि। कन्नड़ भाषा में लॉन्च हुआ गीतकार अरमान मलिक का नया गाना निन्यारेले। साल 2024 की धमाकेदार शुरुआत करते हुए अरमान ने फिल्म ओंडू सरला प्रेमा काथे के लिए इस रोमांटिक गाने को गाया है। साल 2024 की शुरुआत में अभिनेत्री जानवी कपूर ने तिरुपति बालाजी के मंदिर दर्शन से की। मंदिर में दर्शन के लिए उनके साथ शिखर पहाड़िया और टॉलीवुड अभिनेता माहेश्वरी भी पहुंची। अभिनेता डेविड टेनेंट ने 18 फरवरी को लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में होने वाले बाफ्टा 2024 पुरस्कारों की मेजबानी करेंगे। एकता कपूर और तुषार कपूर फिल्म 10 जून की रात के लिए
फिर से साथ आ रहे हैं जियो सिनेमा और ALT बालाजी पर। रिलीज होने वाली इस सीरीज में अभिनेत्री प्रियंका चाहर चौधरी भी नजर आएंगी। और भोजपुरी सिने अवार्ड 2024 में फिल्म माई प्राइड ऑफ भोजपुरी ने जीता सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब। दिनेश लाल यादव निरहुआ और रेणु विजय अभिनीत इस फिल्म ने बिखेरा अपना जलवा। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।